हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। दिस इज़ चंदन, योर इंग्लिश गुरु। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दो वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 10 के दो पोएम्स को कवर किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 एनसीईआरटी और सीबीएसई की पोएम नंबर 3 को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस यानी हिंदी और इंग्लिश में समझाने का प्रयास करूंगा। पिछले दो वीडियो लेक्चर में मैं केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही बोला था, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहे थे। इसलिए इस वीडियो लेक्चर से आप दोनों ही लैंग्वेजेस में समझने का प्रयास करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पोएट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दिस पोएम हैज़ बीन composed by Leslie Norris. His full name is George Leslie Norris. He was born on 21st May 1921 and he died on 6 April 2006. यानी 21 मई 1921 को इनका जन्म हुआ था और 6 अप्रैल 2006 को इनकी मृत्यु हो गई थी। He was a prize-winning Welsh poet and short story writer. बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे प्राइजेस इनको अपने कार्य के लिए मिले हुए थे और एक बहुत अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखा करते थे। Up to 1974, he earned his living as a college lecturer, teacher and headmaster. और 1974 तक लेस्ली नॉरिस जो हैं वो उनके आय का स्रोत जो था वो एक कॉलेज लेक्चरर के रूप में काम किए, टीचर के रूप में भी काम किए और हेडमास्टर के रूप में भी कार्यरत हैं। From 1974, he combined full-time writing with residencies at academic institutions in Britain and the United States. और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और ब्रिटेन में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो थे तो वहाँ पे उन्होंने अपनी राइटिंग को फुल टाइम भी दिया और वहाँ पे इन्होंने एक नियमित रूप से एक रेजिडेंसीज के रूप में भी दोनों कार्य एक साथ संपादित किए थे। तो ये तो थे लेस्ली नॉरिस की एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोएट यहाँ पर एक टाइगर की बात कर रहे हैं और वो यहाँ जू में रहने वाले टाइगर का कंपैरिजन जंगल में रहने वाले टाइगर के साथ कर रहे हैं। आपको तो पता है कि जो टाइगर जू में रहता है वो केज यानी कि पिंजरे में बंद रहता है। वो एक लिमिटेड एरिया, लिमिटेड सर्कमफेरेंस, लिमिटेड एरिया में ही घूम सकता है। यानी टाइगर की जो रियल पर्सनालिटी है वो जू के अंदर कन्फाइंड हो जाती है, सीमित हो जाती है, दब जाती है। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो टाइगर जंगल में रहता है वो फ्री रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, स्वतंत्र रहता है। वह फ्री इन्वायरमेंट में सांस लेता है, घूमता है और तरह तरह के कार्य को अंजाम देता है। इसीलिए उसकी रियल पर्सनालिटी यानी उसका गुस्सा, क्रूएलिटी, फेरोसियसनेस, एग्रेसिव एटीट्यूड आदि दिखाई देता है जंगल में। तो यही कंपैरिजन पोएट लेस्ली नॉरिस यहाँ इस पोएम में करते नज़र आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यह पोएम एक तरह से कंपैरिजन करता है दो टाइगरों के बीच। एक टाइगर जो कि जू के अंदर पिंजरे में बंद रहता है और दूसरा जो कि प्राकृतिक वातावरण में अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। यह पोएम जो है ये सबसे पहले इसकी शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग जू से होती है
और जू के बाद इसमें जंगल में रहने वाले टाइगर का भी एक्सप्लेनेशन किया गया है और फिर से दोबारा ये वापस जू पे ही एंडिंग हो जाता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। पोएम को आपको बहुत ही शांति से पढ़ना है और इसके बाद आपको ये भी बताना है कि वह कौन सा स्टैंजा है जिसमें पोएट ने टाइगर जो कि जू में रहता है और वो टाइगर जो कि जंगल में है, कौन से स्टैंजाज जो हैं वो टाइगर के बारे में बिल्कुल सटीक विवरण दे रहे हैं। नाउ we will start the poem and try to understand the poem and its literary devices and difficult words and meanings also. तो फर्स्ट स्टैंजा है दोस्तों, He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि he stalks in his vivid stripe। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, वेरी फर्स्ट लाइन। He stalks in his vivid stripes, यानी टाइगर अपनी ब्राइट कलर्ड स्ट्राइप्स के साथ किसी का पीछा करता है। The few steps of his cage, यानी यह टाइगर जू में रहता है और पिंजड़े में बंद है और पिंजड़े का एरिया बहुत लिमिटेड सा है। यहाँ पर टाइगर थोड़े से कदम केवल ले सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मीन्स फैब्रिक जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर पोएट टाइगर के पंजे को वेलवेट के साथ कंपेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि टाइगर के वेलवेट जैसे सॉफ्ट पंजों से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। देन ही सेज इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स रेज इज एन एक्सट्रीम एंगर एंड क्वाइट मीन्स साइलेंस। यहाँ पर पोएट दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स यूज कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि उसका गुस्सा बिल्कुल शांत रहता है, जबकि किसी को अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वह कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिससे अशांति फैलती है। लेकिन यह जो टाइगर है वह जू के अंदर बंद है, जिसके कारण वह अपना एंगर या एग्रेसिव एटीट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसे यह टाइगर कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए यह चुपचाप जू के अंदर घूम रहा है। आइए यहाँ पे इस स्टैंजा से रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। स्क्रीन पे दिया हुआ है। स्टॉक, स्टॉक मीन्स वॉक और हॉन्ट सीक्रेटली, यानी कि आप बिल्कुल गुप्त रूप से जब आप चलते हैं तो उसे स्टॉक बोला जाता है। विविड, विविड मीन्स शार्प, ब्राइट, कलरफुल, यानी कि जो बिल्कुल चमकीला है, ब्राइट है, कलरफुल है। स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स मीन्स अ लॉन्ग नैरो लाइन्स ऑन टाइगर्स बॉडी। टाइगर को आपने देखा होगा, उसकी बॉडी पे जो बिल्कुल लंबे लंबे जो नैरो संकरे पतले जो लाइन्स होते हैं उनको स्ट्राइप्स बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है केज। केज, केज का मतलब होता है कूप, जेल, इम्प्रिजन, यानी कि जो जहाँ पे किसी को बिल्कुल बंदी बना करके रखा जाता है उसे हम लोग केज बोलते हैं। पिंजरा इसको हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वेलवेट। वेलवेट मैंने आपको पोएम के स्टैंजा के दौरान भी बताया था। वेलवेट यानी कि अ काइंड ऑफ सॉफ्ट क्लोथ। यहाँ पे वेलवेट जो है वो टाइगर के पंजों को बोला जा रहा है। तो वेलवेट एक्चुअली में एक सॉफ्ट क्लोथ का प्रकार होता है। नाउ
I will discuss some poetic devices used in the first stanza. As you can see here, he at the very beginning of the first stanza refers to the tiger. So we can say personification has been used here. Personification means, जैसा कि आपको पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, पर्सोनिफिकेशन मीन्स जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल का मानवीकरण करते हैं, उसका ह्यूमनाइजेशन करते हैं, तो इस क्रिया को पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो ही आप जो यहाँ पे देख रहे हैं वो किसी ह्यूमन बीइंग के लिए पोयम में यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि ही यहाँ पे टाइगर को रेफ़र किया जा रहा है, उसे मानवीकरण रूप दिया गया है, इसीलिए ही यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का काम कर रहा है। Next device in this first stanza, which is very prominent, is enjambment. Enjambment means, as I have already told you in the previous video lecture, enjambment means when the same sentence runs through two or more than two lines without any punctuation mark. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइन 1 है, line 1 is continued in the second line. He stalks in his vivid stripe the few steps of his case. Without any punctuation mark, the first line is continued till the second line. This is called enjambment. Next device used in the poem is imagery. The whole stanza actually creates a scenario in the mind of the readers. Imagery means when the poet creates a scene in front of the readers. आप यहाँ पे देख सकते हो, he stalks in his vivid strides the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet rays. यहाँ पे टाइगर का डिस्क्रिप्शन इस तरह से दिया गया है कि पढ़ने वाले यानी कि रीडर के दिमाग में टाइगर की एक छवि बन जाती है, इसीलिए इमेजरी का यूज़ पोएट ने बड़े ही अच्छे ढंग से इस फर्स्ट स्टैंजा में किया है। Then another poetic device is consonance. As I have told you in the previous video lecture, what about consonance? Consonance means the repetition of the consonant sound in a particular line. ये consonant sound लाइन में कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे वर्ड के स्टार्टिंग में, कहीं पे मिडिल में, या फिर एंड में भी पाया जाता है। लाइन 1 में आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइन 1 में stalks his stripes. S sound is most prominent sound in the very beginning line. This is called consonance. S sound का repetition आप देख रहे हो फर्स्ट लाइन में किया जा रहा है बहुत जगह पे, तो इसे हम लोग कॉन्सोनेंस कहते हैं। सिमिलरली एक और पोएटिक डिवाइस है जिसे हम लोग एजोनेंस यानी रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड्स बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो लाइन 1 में ही, लाइन 1 में इन हिज विविड स्ट्राइप्स आप देख सकते हो आई साउंड इज द मोस्ट प्रोमिनेंट साउंड in the very beginning line, and this is also a vowel sound, so this is called assonance. Next poetic device used in the stanza is oxymoron. Oxymoron क्या होता है? तो जब आप किसी ऐसे एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं जो कि अपोजिट मीनिंग का होता है। यहाँ पर देखिए, जब पोएट कहते हैं क्वाइट रेज, क्वाइट मीन्स साइलेंस और रेज मीन्स एक्सट्रीम एंगर, यानी कोई भी इंसान जब गुस्सा होता है तो वो अपने गुस्से को वायलेंस के साथ दिखाता है, न कि वो शांत रहता है।
तो दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीमोरन। यहाँ पे दो अपोजिट मीनिंग को शो ऑफ किया जा रहा है। पैट्स ऑफ वेलवेट, पैट्स ऑफ वेलवेट में पोएटिक डिवाइस मेटाफर भी छिपा हुआ है। द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज ए बी, देख सकते हो आप, ए बी सी बी, स्ट्राइप्स केज क्वाइट रेज। केज इज राइम्ड विद रेज और स्ट्राइप्स और क्वाइट दो अलग अलग वर्ड्स हैं। तो इस तरह से फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग पैटर्न ए बी सी बी इस तरह से है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड स्टैंजा। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. Let me tell you some difficult words and meaning first. So here in this first stanza, the difficult words are lurking. Lurking means hidden. Hidden means छिपा हुआ. Sliding. Sliding means rising and falling. Plump. Plump means fat, round or full. यानी कि मोटा, गोला या कंप्लीट आप कह सकते हो। So here in this second stanza, the poet is talking about the tiger who lives in the forest. पोएट यहाँ पर टाइगर की रियल पर्सनालिटी बता रहे हैं। वो टाइगर जो जंगल में रहता है और वो क्या करता है कि कोई भी वाटर बॉडी जैसे लेक, पॉन्ड एक्सेट्रा जो जंगल में रहते हैं, वहाँ पर टाइगर लंबी लंबी घासों में छिपकर अपने शिकार का इंतज़ार करता है। यानी मोटे मोटे हिरन जब वाटर बॉडी के समीप आते हैं तो यह छिपकर उन पर अटैक करता है और उन्हें अपना शिकार बना लेता है। नाउ वी विल सी पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस स्टैंजा। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस is enjambment. As you can see here, line 2 is continued till the line 3. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Line 2 is continued till the line 4. This is called enjambment. Next device is personification. He again here refers to the tiger, not a human being. फिर से टाइगर को ही यहाँ पे ही के द्वारा बताया जा रहा है। So this is called personification. Then the another device is alliteration. What is alliteration? As I have told you in the previous video lecture, alliteration means the repetition of consonant sound in two or more than two consecutive words. Here in the line number 4, plump pass, as you can see here, plump pass, P sound is most prominent and at the very beginning of the word you can see here. So this is called alliteration. इस स्टैंजा में इमेजरी भी है। पोएट फर्स्ट स्टैंजा में भी इमेजरी का यूज किया है और सेकंड स्टैंजा में भी इमेजरी का यूज किया है। सेकंड स्टैंजा में जब पोएट कहते हैं टाइगर लर्किंग इन शैडो, लर्किंग इन शैडो, वेटिंग नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो यहाँ पे टाइगर और उसके द्वारा किए गए कार्यों को पोएट यहाँ पे इमेजिन करते हैं। आप भी इस सीन को इमेजिन कर सकते हो। इस तरह से पोएट ने एक अच्छे तरीके से इमेजरी का यूज़ इस सेकंड स्टैंजा में किया है। द राइम स्कीम ऑफ द सेकंड स्टैंजा इज एज सेम एज द फर्स्ट स्टैंजा हैज़। दैट मीन्स राइम स्कीम ऑफ द सेकंड स्टैंजा इज ए बी सी बी। फिर से वही राइम स्कीम आप देख सकते हो यहाँ पे भी, ए बी सी बी, यानी ग्रास,
इज राइम्ड विद पास, और शैडो और होल दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इसलिए शैडो को ए से डिनोट किया गया है जबकि होल को सी से डिनोट किया गया है। ग्रास और पास दोनों राइम्ड हैं, इसीलिए इसे बी से डिनोट किया गया है। तो द राइम स्कीम ऑफ द सेकेंड स्टैंजा इज ए बी सी बी, विच इज एज सेम एज द फर्स्ट स्टैंजा हैज। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड स्टैंजा। He should be snarling around. As you can see here, third stanza is, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. First of all, let me tell you words and its meaning. Snarling means a vicious growl, जो एक टाइगर की आवाज़ होती है, गुर्राने की, दहाड़ने की, उसे स्नार्लिंग यहाँ पर बोला गया है। बैरिंग मीन्स नेक्ड और र्यूड, यानी कि जो बिल्कुल नेक्ड है और न्यूड है, बिल्कुल नंगा है, बेयर है, विदाउट क्लोथ्स है। फैंग्स मीन्स पॉइजनस टीथ, और कैनाइन टीथ ऑफ द टाइगर, जो टाइगर की कैनाइन टीथ होती है, जो जहरीले दांत होते हैं, उसको यहाँ पे फेनाइन टीथ जो होती है उसे यहाँ पे फैंग्स बोला गया है। और टेरराइजिंग दैट मीन्स स्केयरिंग और फियरसम, यानी कि डराने वाला। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो जू के अंदर टाइगर है उसे कैसा होना चाहिए। पोएट कहते हैं उसे जंगल के किनारे बने घरों के आसपास ज़ोर ज़ोर से गुर्राना चाहिए और लोगों को वार्निंग देना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ, और अपने सफ़ेद तीखे तीखे दांत दिखाने चाहिए, उन्हें अपने पंजे दिखाने चाहिए और सारे गांव को डराना चाहिए। सो एक्चुअली दिस टाइगर इज़ वेरी फेरोसियस। अब चूँकि मैं ये बेचारा जू के पिंजरे में बंद है, तो यह चुपचाप यहाँ पर घूमता रहता है और अपनी एंगर को शो नहीं कर पाता है। बट एक्चुअली अगर इसे इसकी एक्चुअल पर्सनालिटी में देखा जाए तो ये क्या करता है, जंगल के किनारे बने घरों के पास दहाड़ता है और अपने आतंक का एहसास कराता है। नाउ वी विल सी पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। Poetic devices used in this poem, the same rhyme scheme is here, A B C B, आप देख सकते हो सेम राइम स्कीम यहाँ भी है। Then there is personification also, he refers to the tiger, and there is enjambment also, line 1 is continued to till line 2nd. This is called enjambment. Another device is imagery. Here you can also imagine the tiger who is roaming nearby houses and showing his ferociousness. जैसा कि आप फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा में इमेजरी का यूज़ आप देख सके हो, तो यहाँ भी थर्ड स्टैंजा में पोएट ने इमेजरी का यूज किया है और रीडर्स के दिमाग में एक बिल्कुल पोर्ट्रेट टाइगर की छवि बनाने का प्रयास किया है। तो दिस इज कॉल्ड इमेजरी। Another device used in this stanza is onomatopoeia. Onomatopoeia, what is onomatopoeia? तो onomatopoeia is the use of sound words. जैसा कि snarling tiger का आप अपना साउंड होता है, this is called onomatopoeia. There is assonance also in line number 1. O sound is most prominent sound, as you can see here on the screen. O sound बहुत ज़्यादा यूज किया गया है फर्स्ट लाइन में, तो दिस इज कॉल्ड assonance. Again in line number 3, I sound is being repeated. This is called assonance. Here you can see I sound. He is bearing, he is white, he is, तो I sound बहुत prominent sound है।
This is called assonance. Then there is consonance also. In the line number 3 a sound is most prominent. लाइन नंबर 3 में आप देख सकते हो ए साउंड काफ़ी प्रोमिनेंट है. fangs, his, claws. So this is called consonants. Now we will move on to the next stanza. हम लोग अगले स्टेंजा की तरफ आगे बढ़ेंगे. What the poet says is here, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Let me tell you first the difficult words and their meanings. Bars means what? Prison और जेल. जो किसी कैदी को रखने के लिए जो जगह होती है उसे बोला जाता है. यहाँ पे टाइगर का जो पिंजड़ा है, ठीक है, वो बिल्कुल लोहे के छड़ के द्वारा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, बार्स दिखाई देंगे, तो इसे प्रिजन या जेल के रूप में जाना जाता है. स्टॉकिंग मीन्स वॉकिंग और हॉन्टिंग. जो बिल्कुल आप किसी के शिकार के लिए जब टाइगर आगे बढ़ता है अपने कदमों के साथ, इसे स्टॉकिंग यहाँ पे पोएट ने बोला है. इग्नोरिंग मीन्स अवॉइडिंग, मतलब किसी को देख के भी अनदेखा करना, तो इसे हम लोग इग्नोरिंग या अवॉइडिंग के नाम से जानते हैं. तो पोएट यहाँ पे बताते हैं कि जो टाइगर जू के अंदर पिंजरे में बंद है वो अपने एंगर या फेरोसियसनेस को नहीं दिखाता, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ को इस केस के अंदर कन्फाइंड कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है. जैसा कि वह यहाँ पर फ्री नहीं है, लोगों पर चाह कर भी वो अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, जू के अंदर है, इसीलिए लोग उससे डरेंगे भी नहीं. इसलिए वह अपनी ताकत, अपनी एंगर उन लोगों को नहीं दिखाता है. और जो भी विजिटर उसे देखने आते हैं वो उन्हें इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, क्योंकि वो बेचारा टाइगर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पिंजरे में कैद है. नाउ वी विल सी poetic devices used in the poem. The rhyme scheme is as same as the previous stanzas have. That means A, B, C, B. A, B, C, B. Then there is personification. Again there is imagery. फिर से इमेजरी का यूज किया गया है, पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया गया है यहाँ पे. देन देयर इज एजोनेंस इन लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 4. आप देख सकते हो, बट ही इज़ लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल एंड इग्नोरिंग विजिटर्स. यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल एजोनेंस आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट डिवाइस इज इन द स्टेंजा इज एलिट्रेशन बिहाइंड बार्स. आप देख सकते हो बी साउंड जो है मोस्ट प्रोमिनेंट साउंड है एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द वर्ड. B sound is repeated, so this is called alliteration. Now we move on to the next stanza. Here the poet says, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So सबसे पहले यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उसके मीनिंग्स है वो हम लोग पहले देख लेंगे. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जस्ट बिलो द लाइन्स. पेट्रोलिंग मीन्स इंस्पेक्टिंग विथ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. किसी खास उद्देश्य या किसी खास मकसद के को लेकर के कहीं निरीक्षण करना, उसको पेट्रोलिंग बोला जाता है. प्रायः पुलिस की गाड़ियों को देखे होगे रात में, वो पेट्रोलिंग करते हैं. स्टेयर मीन्स गेज और वॉच. दैट मीन्स किसी को एकदम लगातार देखना, ऑब्ज़र्व करना, देखना, इसे हम लोग स्टेयर बोलते हैं. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जू के अंदर केज में बंद टाइगर बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, और चुपचाप रात को पुलिस की पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ को सुनते रहता है और रात को आसमान में चमकते हुए सितारे देखते रहता है. वह चाह कर भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता है. इसीलिए पोएट यहाँ पे टाइगर को सैड या अनहैप्पी कहते हैं. Now we will see poetic devices used in this poem. The same rhyming scheme is used in this stanza, which is A, B, C, B. As you can see here, A, B, C, B. Cars is rhymed with stars,
and night and eyes both are different words. So the rhyme scheme of the last stanza is A B C B. Then there is personification also. He again refers to the tiger. Again there is an imagery. Poet has tried his level best to create the scenario in the mind of the readers, as the first stanza has the second stanza, third stanza as well. So imagery का use इस stanza में भी किया गया है. You can imagine the scene following the lines. Then there is enjambment also in line number 3, that is continued till the last line. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Third line continued है last line तक without any punctuation. So this is called enjambment. Then there is alliteration also. Here you can see at the beginning of the line. Beginning of the line you can see here. He hears. He hears. He hears. H sound is repeated. This is called alliteration. Then there is assonance also in line number 3. I sound is very prominent in line number 3. His brilliant. I sound is prominent. So this is all from the poem. So with this we have come to an end of the poem. I hope you all have understood the poem and different literary devices used in the poem. Thank you for watching this video. I hope it was helpful to you. If you have any suggestion, please do write in comment box, and for more videos please subscribe my YouTube channel Chandan English Guru and hit the bell icon. Thank you. Have a nice day.